इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से अगर हम लोग बात करें तो जेईई मेन और एडवांस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर किसी ने ये चैप्टर कर लिया तो यूँ मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन, इसका मतलब हो गया 10 से 12 नंबर कोई भी इजीली ला सकता है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर बड़ा वास्ट सा चैप्टर है, बड़ा उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंडक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर के अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसी को देखते हुए आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो इसकी शुरुआत करते हैं, कुछ पार्ट्स हैं इसके, तो डिटेल में हम लोग इनको देखते हैं। चलिए देखते हैं, जानते हैं कंडक्टर्स क्या होता है। तो कंडक्टर की बात करें हम अगर, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स का अपोजिट है, उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। इसके अंदर क्या होता है, जब हम लोग बीबीटी की बात करते हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी, जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं, तो उसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। और अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें कंडक्टर का, तो ऑल द मेटल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स है सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हो गया आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कंडक्टर्स हैं। इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री है, ये चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे हम लोगों ने केटीजी के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, तो गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह पे नहीं होते, रैंडमली मूव करते रहते हैं। वैसे भी कंडक्टर के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। अच्छा, ये रैंडमली मूव करते रहता है तो लगातार टकरें भी करते रहते हैं। आगे गए, किसी पॉजिटिव आयन के साथ टक्कर की और उससे अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो ये कंटिन्यूसली जो मोशन होता है इनका, वो रैंडम मोशन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली इनसाइड द मेटल। अच्छा, अब हम लोग सोचे कि भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मेटल से बाहर निकल के बाहर चला जाए तो निकल जाए तो बाहर नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल के अंदर ही होंगे, एक बैंड के अंदर होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर दिया जाए। तो वो कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर क्या होगा उस पर, और उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वो सारी बातें हम लोग इसमें करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, अच्छा, कंडक्टर मतलब मेटल बॉडीज, मेटल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और एग्जांपल के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में सबसे पहले हम लोग बात करें तो अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो वो चार्ज के साथ कैसा रिस्पॉन्ड करता है, वो चार्ज कहाँ पर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है क्या? नॉन कंडक्टर में हम लोगों ने देखा था पूरी बॉडी के अंदर चार्ज होता है, क्या इसमें भी वैसे ही होता है क्या? चलो देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट केस का। व्हेन अ मेटेलिक बॉडी इज चार्ज्ड, किसी मेटल बॉडी को चार्ज दिया जाता है तो होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पर एक रैंडम मेटल बॉडी मान लेते हैं। जैसे ये मेरे पास में एक मेटल बॉडी हो गई, ठीक है, थोड़ा, हाँ, तो ये मेरे पास में मेटल बॉडी होगी, इसको अच्छे से बना लेते हैं हम लोग, ऐसे करके कोई मेटल बॉडी होगी। और अब हमने इसको है ना प्लस क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज भर दिया। अब देखो, इसमें चार्ज फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं। अब समझना, किसी को भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये सारा चार्ज इस बॉडी में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? अब जब हम किसी भी मेटल बॉडी को चार्ज देते हैं तो ये चार्ज फ्री टू मूव होता है। अब समझना, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमने इसके अंदर भरा, मान लो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, आया नहीं? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या इसका आपस में रिपल्शन नहीं होगा? बिल्कुल, हमें पता है कि सेम पोलरिटी का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा, तो सारे पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन के कारण दूर भागना चाहेंगे। समझ रहे हो? सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज दूर भागना चाहेंगे, दूर भागते 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 बॉडी के अंदर से किधर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो याद रखना कि किसी भी मेटल बॉडी को जब चार्ज देते हैं तो वो चार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में रिपल्शन होता है। वो चार्ज रिपल्शन के कारण कहाँ भागना चाहता है? बाहर भागना चाहता है, दूर भागना चाहता है। अच्छा, दूर भागते भागते ये मेटल बॉडी के बाहर आ जाता है। तो याद रखना, किसी भी मेटल बॉडी के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहता है। चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द मेटल बॉडी, हमेशा इसकी बाहर वाली सरफेस पे ही ये चार्ज मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम, चाहे ये सॉलिड है चाहे ये होलो हो, मेटल बॉडी चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, हम उसको चार्ज भरेंगे, उसमें चार्ज भरेंगे तो सारा चार्ज रिपल्शन के कारण कहां पर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख सकते हैं, ए पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द मेटल बॉडी। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आई होगी। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस, चार्ज हमेशा मेटल बॉडी की आउटर सरफेस पर ही मिलेगा, इनर सरफेस पे चार्ज
नहीं मिलेगा, अंदर चार्ज नहीं मिलेगा। अंदर चार्ज तुम सोचो कि इसके भी अंदर चार्ज होगा जैसे नॉन कंडक्टर के अंदर होता है, नहीं, इसके सारा का सारा चार्ज हमें पता है कि सारा रिपेल कर रहा है, सारा दूर भागना चाह रहा है, सारा चार्ज आपस में धक्का लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आ गया, सरफेस पे आ गया। तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द मेटल बॉडी, अंदर नहीं होगा। ये पहली बात हो गई, पहली प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात है कि सारा चार्ज सरफेस पे आ गया, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, क्या ये सारा का सारा चार्ज जो आउटर सरफेस पे आया है ये सारा सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। अच्छा मैंने जो बनाया है वो इस तरह से बनाया, नॉन यूनिफॉर्मली यहाँ पर बनाया है। ये किस पे डिपेंड करता है, कैसे हम लोग इसमें डिसाइड करें कि भैया ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो याद रखना कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द मेटल बॉडी। जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया सिग्मा, तो सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी sigma is inversely proportional to r. What is r? Surface charge density sigma is inversely proportional to r. r is radius of curvature of outer surface, ठीक है। तो ये जो सरफेस होती है, इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी कम उतना ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल बॉडी में शार्प एजेस जो होते हैं वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बताओ सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहां पर होगी, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, रेडियस कम बन रही है। अच्छा अगर हम लोग इस पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये बहुत बड़े सर्कल का पार्ट होगा, तो यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, फिर इसकी थोड़ी कम है और इसकी सबसे कम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो यहाँ की सबसे ज्यादा होगी और इस जगह की सबसे कम होगी, ठीक है, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे समझते हैं कि एक मेटल बॉडी है, ऐसे हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। अब प्लस क्यू चार्ज दिया तो दो तीन पॉइंट हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। अब क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किस पॉइंट की चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। मान लेते हैं यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है और यहाँ पर सिग्मा सी है। तो बताओ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा, कहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है देख सकते हो सबसे कम है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा यहाँ की है और सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ की है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम उसकी सिग्मा सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ए पॉइंट की सबसे ज्यादा होगी, फिर सी पॉइंट की होगी और सबसे कम जो होगी वो बी पॉइंट की होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके बनाऊं, फोटो बनाऊं इसका, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ शार्प एज पे सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। फिर यहाँ और देख सकते हो शार्प एजेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चार्ज होगा, अगर सरफेस यूनिफॉर्म है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, अगर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि अगर मान लो एक स्फीयर है, अब ये सॉलिड स्फीयर हो या होलो स्फीयर हो, इसमें कंडक्टर के अंदर जो चार्ज हम लोग देंगे तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रहता है, हमने क्यों चार्ज दिया, तो देख सकते हो कि इसकी सरफेस यूनिफॉर्म है, तो इसकी हर एक सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा, तो इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और सारा का सारा चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। सारा का सारा चार्ज रिपल्शन से बाहर भागने की कोशिश करेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये बात समझ में आई सब लोगों को, क्लियर है। अब एक बात ये होगी, हमने चार्ज दिया मेटल बॉडी को तो उसका सारा चार्ज कहां पर रहेगा, आउटर सरफेस पे। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमने किसी मेटल बॉडी को चार्ज दे दिया है, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर एक मेटल बॉडी बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने मेटल बॉडी बना दी और मैंने इसको चार्ज दे दिया है, ठीक है, मैंने इसको चार्ज दे दिया।
तो सारा जो चार्ज होगा वो सरफेस पे रहेगा। अब देखो अलग अलग सरफेस पे अलग अलग तरह की चार्ज डेंसिटी आएगी, उसकी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इसकी सरफेस के नियर एक पॉइंट लेता हूँ P, मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो अब अगर मैं अंदर की बात करूं, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कंडक्टर के अंदर, तो ये जो चार्ज रिपल्शन से बाहर भाग रहा है तो ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रखे। तो हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल बॉडी इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल बॉडी इज ऑलवेज जीरो, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, अंदर हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस तरीके से होगा वो हम लोग देखेंगे, कितना होगा अभी थोड़ी देर में देखते हैं हम लोग। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो अगली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर नहीं कर सकती, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मेटल बॉडी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो हमेशा मेटल बॉडी के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, मैं इसके सरफेस से क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि भाई कंडक्टर जो है उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई है मैंने। क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेटल बॉडीज एंड टर्मिनेट्स ऑन मेटल बॉडीज, ठीक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओरिजिनेट, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे निकल रही है, और टर्मिनेट्स ऑन मेटल बॉडी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ टर्मिनेट होगी। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वो कभी भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर है तो यहीं खत्म हो जाएगी, अंदर एंटर नहीं करेगी। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि मेटल बॉडी पर टर्मिनेट होती है, या फिर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट भी होती है, लेकिन उसके अंदर कभी भी एंटर नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी मेटल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर है। देख सकते हो कि मेटल बॉडी के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है। पता है ना कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर भी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम ही आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल बॉडी ऑलवेज बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगली प्रॉपर्टी, metal body always behaves as an equipotential surface। ये पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेटल बॉडी जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकलती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है मेटल बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब अगली बात हम लोग करते हैं कि भाई बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है तो किसी भी मेटल बॉडी के कारण उसके बाहर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मेटल बॉडी। ये देखते हैं,
तो हम लोग कोई भी एक रैंडम शेप की मेटल बॉडी दे देते हैं। अच्छा, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, तो हमें पता है कि ये सारी की सारा जो चार्ज होगा वो मेटल बॉडी की आउटर सरफेस पे रहेगा। देखो प्रॉपर्टीज पढ़ के हम लोग जान पा रहे हैं कि भाई कैसे प्रोसीड करना है, इस चीजों को कैसे समझना है। तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रहेगा। अच्छा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? तो देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो सरफेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, कहाँ पर ज्यादा होगा कहाँ पर कम होगा ये हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। अब देखो, मान लेते हैं मैं इसकी एक सरफेस पकड़ लेता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट पकड़ लेता हूँ जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। जैसे मुझे यहाँ इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हमें पता है गॉसियन थ्योरम तुम लोगों ने पढ़ा है, तो एक काम करते हैं, एक क्लोज सरफेस मान लेते हैं। ये मैंने क्लोज सरफेस ले ली, ठीक है, ये क्लोज सरफेस ले ली। अच्छा, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो गया मेरे पास में, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा डी ए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डी हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी, बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कितनी होगी, सिग्मा होगी। तो मैं गॉसियन थ्योरम लगाऊं तो गॉसियन थ्योरम से क्या बोल सकता हूं कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो फ्लक्स कहाँ कहाँ से पास कर रहा है वो हम लोग बात करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रही है, ठीक है, तो एक ये सरफेस हो गई हमारे पास में, क्लोज सरफेस है, तो फ्लक्स कहाँ कहाँ से लिखेंगे, एक ये सरफेस हो गई हमारे पास में, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, तो हो जाएगा ई इंटू, और एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा ई इंटू डी ए, ठीक है, प्लस फ्लक्स एक सरफेस S2 इसको बोल देते हैं, कर्व सरफेस जो होगी सिलेंडर के चारों तरफ की कर्व सरफेस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया वेक्टर रहा होगा, सरफेस का जो एरिया वेक्टर रहा होगा इधर रहा होगा dA2, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बोल सकता हूँ यहाँ से इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, देख भी सकते हो सारा फ्लक्स ऐसे जा रहा है, तो इस सरफेस को क्रॉस करके कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गई है। अच्छा, यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ का भी फ्लक्स क्या होगा, 0 रहेगा, 0, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, ई डॉट डी ए, तो वो सारा फ्लक्स यहाँ वाला हुआ ई इंटू डी ए। अच्छा, चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिट एरिया का जो चार्ज हो गया वो सिग्मा है, तो डीए एरिया का चार्ज कितना हो जाएगा, तो क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू यूनिट एरिया का चार्ज इंटू एरिया डीए, सिग्मा इंटू डीए, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो सिग्मा इंटू डीए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मेरे पास में आ गया E इंटू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी ए से डी ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है और यहाँ पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर सरफेस के नियर मोस्ट पॉइंट पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पर सिग्मा ए है तो ये आ जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम मैं बात करूँ यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन। तो जहाँ जहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगी वहाँ वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं यहाँ पर, कोई भी मेटल बॉडी ऐसे, जैसे मान लो ये कोई मैंने मेटल बॉडी ले ली, तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, सरफेस जो एजेस होंगे वहां पर चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा और प्लेन सरफेस पे कम होगा, एजेस पे ज्यादा होगा, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो गया। अच्छा, सिग्मा हर जगह पे अलग अलग है, तो हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से ओरिजिनेट करेगी वो इस तरीके से करेगी, जो डेंसिटी होगी वो शार्प एजेस पे ज्यादा होगी,